गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 3 बायोमोलिक्यूल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ गए तुम लोग। तो ग्लाइकोजन क्या है हमारा? ग्लाइकोजन है हमारा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि ग्लाइकोजन जो है हमारा स्टोरेज क्या है ये हमारा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। जितना मैं लिखूंगी उतना ही लिखना है आप लोगों को। और जो स्टोरेज रीजन है वो कौन सा होगा हमारा? स्टोरेज रीजन वो होगा हमारा लीवर एंड मसल्स। ज़्यादा कहाँ पे होता है ये हमारा? इसको इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर मोर देन मसल। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं हम इसको। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ क्या है ये हमारा? ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च में हमारा ब्रांच पॉलीमर क्या था विकास? कल स्टार्च में ब्रांच पॉलीमर कौन से मॉलिक्यूल का था? एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन तो बताए थे। ब्रांच पॉलीमर कौन सा था? कितने लोगों को पता है? बस 2 लोग पढ़ रहे हैं, 3-4 लोग क्लास में। एमाइलोपेक्टिन नहीं बताया था? भूल गए? 24 घंटे क्या 12 घंटे होंगे 12 घंटे 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए शायद। ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड बाय, अब ग्लाइकोजन में जो हमारा बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोजन 1,4 बॉन्ड लिंकेज पाई जाती है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखेगा एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज। एक पॉइंट ये लिखिएगा, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई। और लास्ट में ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। ठीक हो गया? एनिमल, ये ग्लाइकोजन डैश एनिमल स्टार्च, मतलब एनिमल स्टार्च स्टोरेज
एनिमल स्टार्च मतलब इसलिए कह रहे हैं जैसे कि स्टार्च वहाँ पे क्या काम कर रहा था, प्लांट में स्टोरेज का काम कर रहा था, तो यहाँ पे भी ये किसका काम कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है। तो एनिमल स्टार्च नहीं लिखना चाहिए, तुम लोग ये लिखना ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टोरेज शुगर। ठीक है, तुम लोग ये लिखना ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टोरेज शुगर। ठीक है, लिख दे रहे हैं हम ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टोरेज शुगर। विकास पढ़ाई नहीं हो रही अभी, हाँ पता चल जाता है। हो गया, आगे बढ़े। ग्लाइकोजन का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए यहाँ पे आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छे से दिख सकती है अगर आप लोग देखना चाहेंगे। यहाँ पे ये देखिए मॉलिक्यूल बना के दिखाना था ना, कौन था कल वहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, और ये यहाँ पे क्या बॉन्ड बना रहा है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन? एनोमर में अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया? एनोमर क्लियर है? सेल तुमको क्लियर है? नहीं क्लियर है? डाउट क्लास में मिलना फिर तुम। कल आई थी? कल नहीं आई थी तो जो आए थे उनको समझते समझते 2 दिन लग गए, तो तुम्हें कहाँ समझ में आएगा अभी। काइटिन composed of same monomer, very important, chitin, linear polymer of N-acetyl D-glucosamine, मतलब ये नाग का लीनियर पॉलीमर होता है N-acetyl D-glucosamine। ये याद रखना है आपको। ये फंजाई की सेल वॉल में काइटिन हमारा रोल प्ले करता है। जैसे प्लांट की सेल वॉल में क्या था, सेलुलोज था, वैसे ही फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी, काइटिन से। और काइटिन किससे मिलकर बना है, नाग से। नाग का पॉलीमर है। नाग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज। याद रखो, तुम लोग को याद हो जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, दैट्स इट। देखो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ग्लूकोज, ठीक। सेकंड वाले पे क्या किया है इन्होंने, एसिटाइल ग्रुप और एमीन ग्रुप ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। क्लियर? एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया और अमीन ग्रुप ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। सिंपल। और इस तरीके से क्या हुआ, इसके बीच में बॉन्डिंग होती चली जाएगी। बहुत सारे नाग का मिलकर क्या बना होता है हमारा, काइटिन। अभी तो बहुत सारे टर्म्स सुनने मिलेंगे, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे टर्म्स सुनने मिलेंगे। आदत डाल लो तुम लोग, हैबिट। अब ऐसा थोड़ा ना है कि हर चीज़ 9th और 10th क्लास वाला ही सुनने मिलेगा। जैसे जैसे हायर जाओगे तो सारी चीज़ें और ऐड होंगी ना। हम तो बड़े खुश हुए थे नाग वर्ड जब मैंने पहली बार सुना था। ये तो याद करना भी आसान है। हाँ, लिंकेज कौन सा होता है इसमें, विद बीटा 1,4 लिंकेज। इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लिखिएगा यहाँ से, ऐसे लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन। इसको एज इट इज लिख लीजिए, इसमें क्या ही छोटा करें, सही लिखा हुआ है। एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन क्या होती है हमारी, ये एमाइनो एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा मतलब OH ऊपर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज का क्या है ये हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, देखो एमिनो एसाइल ग्रुप। डेरिवेटिव मतलब समझते हो क्या होता है, कितने लोग डेरिवेटिव का मतलब नहीं समझते हैं, नहीं समझते हो। डेरिवेटिव मतलब जैसे तुम्हारा नाम हर्षित है, ठीक है, तो हर्षित में ही मैं
तो कुछ और 2 हैंड और ऐड कर दूँ मान लो, तो वो तुम्हारे ही वो 4 हैंड वो तुम्हारे क्या हो गए, डेरिवेटिव। ठीक, तो इसी तरह मतलब डेरिवेटिव मतलब कहते हैं कोई चीज़ जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसी में हमने क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन किया कुछ, तो उससे जो चीज़ मिली उसका हमने उसको डेरिवेटिव कह दिया। जैसे ग्लूकोज का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा, क्योंकि ग्लूकोज से बना रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि ये नया मॉलिक्यूल है कोई, हम तुम्हें एकदम नया स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। ठीक, एक स्ट्रक्चर था हमारा क्या, ग्लूकोज का, जिसमें हमने क्या ऐड कर दिया, सिर्फ एमाइनो एसाइल। ये जो देख रहे हैं आप, ये फंक्शनल ग्रुप, बहुत ध्यान से इसको देखिए, इसको हम बस ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, एमाइनो एसाइल ग्रुप कौन सा है हमारा, NHCOCH3 ग्रुप। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए कैसे, ये कार्बन नंबर 2 पर ये क्या है, NHCH3, CO ग्रुप जो है, C दिखाते नहीं है तो CO ग्रुप हमारा यहाँ पे ऐड है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, अंकित कंफ्यूजन, प्रशांत कंफ्यूजन, क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके नीट में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं, लिख पाएंगे, और इस पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा काइटिन पे। ठीक है, कि काइटिन यहाँ से बस इतना लिखना है, काइटिन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट of arthropods and cell wall of fungi that's it। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, सबसे फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉलीसेक्राइड ऑन अर्थ, नुमान कल ही पढ़ाया था। 24 घंटे नहीं हुए अभी, हो गए नहीं हुए ना, 24 घंटे भी कहाँ हुए? कितने लोगों को पता है? अरे ये सेकेंड मोस्ट है, हम फर्स्ट मोस्ट पूछ रहे हैं, कल ही पढ़ाया था। कितने लोगों को याद है? देख के बता दिया? अच्छा, मैंने सुना नहीं था। सेलुलोज, हाँ। फिर नेक्स्ट, अच्छा फंगल सेलुलोज, यहाँ से तो नहीं देख लिया। अच्छा, इसके आगे डैश करके ऐसे भी लिख लेना, फंगल सेलुलोज। क्यों बोल रहे हैं फंगल सेलुलोज? मतलब कि वहाँ पर जो थी हमारी प्लांट की जो हमारी सेल वॉल थी, उसमें क्या था, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारा सेलुलोज था। उसी तरीके से फंजाई में हमारा मेन जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल क्या है हमारा, काइटिन है। सो बाय वी आर कॉलिंग इट एज फंगल सेलुलोज। क्लियर है? स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहिए तो ये वाला इतना स्ट्रक्चर बना लीजिए बस। जैसे यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसलिए बना लीजिए क्योंकि इससे याद रहेगा कि कैसे कैसे जुड़ रहा है, बस इतना। अभी बनाना चाहिए, अभी बना लीजिए, नहीं तो वीडियो से बना लीजिएगा। आगे बढ़े, बना लो। आधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तुम बनाना चाहो तो पूरा बना लो। ये नाग का ये पूरा ये दिखा रहा है कि काइटिन कैसे बना होता है, समझ रहे हो? बात मेरी समझो। ये एक नाग ग्रुप हो गया, ये दूसरा नाग ग्रुप हो गया, इसी तरीके से आप तीसरा नाग ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला, लीनियर पॉलीमर ऑफ नाग। क्लियर है? बनाना चाहो तो पूरा इसलिए बना सकते हो, तब दिखा सकते हो कि काइटिन में कैसे। और ये यहाँ पे दिया है ना n नंबर, मतलब क्या है कि बहुत सारे नंबर में।
और इसका स्ट्रक्चर बनाने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होता है, जब बाद में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे कि क्या जुड़ा था, इस वजह से। मैम रुकी, अच्छा अनीता क्लियर है बेटा? अनाहिता नाम है। अनाहिता क्लियर है बेटा? टाइप इन द चैट बॉक्स। नोट्स कहाँ है बेटा? बन गए? लाओ तुम जरा दिखाओ नोट्स। आज सही है, 2 घंटे की क्लास सही रहती है। साइड हो जाओ इधर। ये नोट्स हैं, क्लास के बाद मिलते हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। हो गया? हो गया? रिवीजन कितने लोग कर रहे हैं रोज एनसीईआरटी से? कितने लोगों के पास एनसीईआरटी है? हाथ उठाना जरा, बड़ा सा। उसमें से स्ट्रक्चर वाला जो पेज है वो कितने लोगों ने कल देखा और बनाया? आज जाइएगा, एनसीईआरटी खोलिएगा, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर खोलिएगा, उसमें एक ही पेज है जिसपे सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। वो सारे हैं भाई, एक पेज है उस पर पूरे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है, और अभी आज लिपिड करवाएंगे, लिपिड का भी स्ट्रक्चर है। वो भी आप लोग को इसलिए देखना है कि बाय द वे जो है डायरेक्टली स्ट्रक्चर दे दिया कि 4 स्ट्रक्चर बना के दे दिया। अगर आपको नहीं याद होगा तो वहाँ पे नहीं कर पाओगे। लेसिथिन है उसका स्ट्रक्चर, मतलब जितने उस पेज पे स्ट्रक्चर हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये आपका असाइनमेंट है, मंडे को देखूँगी, ठीक है? देखूँगी भी और पूछ भी सकती हूँ, यहाँ पे बनवा भी सकती हूँ। हो गया? डन? टाइम है, संडे है बीच में। इनुलिन, इनुलिन क्या है? ये भी सेम मोनोमर से मिलकर बना है। लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट linked by beta 1,2 glycosidic bond. Inulin is found in roots of Dahlia and artichoke. It is water soluble polysaccharide and it is used to know, very important point, it is used to know the glomerular filtration rate. मतलब glomerular filtration rate किडनी, कभी पढ़ा? किडनी से रिलेटेड चीज़ों को भी मेज़र करने में क्या हमारा काम आता है? इनुलिन काम आता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, आपको इनुलिन के बारे में कितनी चीज़ें जानना वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सिर्फ इस तरीके से लिखिएगा, क्या है ये? लीनियर पॉलीमर ऑफ व्हाट? फ्रक्टोज। अच्छा, आप लोग ने एक बात नोटिस की कि अभी तक जितने आप लोग लिख चुके हैं उसमें जैसे सेलुलोज है तो वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने स्टार्च पढ़ा, वो भी पॉलीमर है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप अगर डेली रिवीजन नहीं करोगे तो लास्ट टाइम आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि कौन सा किसका पॉलीमर है? समझ में आया? और क्वेश्चन यहीं से बनेगा
क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि इनुलिन किसका पॉलीमर है और कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? और यही सबसे कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। अभी तक देख लो ना, किसी में अल्फ़ा 1,4 किसी में बीटा 1,4। क्वेश्चन यहाँ तक देता है कि अल्फ़ा वाला और बीटा वाला। अब तुम्हें ये पता भी है 1,4, तो जान के क्या करोगे? अगर अल्फ़ा बीटा का कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा तो वो नंबर गया उस क्वेश्चन का। समझ में आया? डेली रिवीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट लिंक्ड विद बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ, फिर लिंक्ड बाई, इसीलिए जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो वही चीज़ें लिखती हूँ जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि इनुलिन, सीधे ऐसे करके कि इन रूट ऑफ डेहेलिया इसमें पाया जाता है और आर्टिचोक जो होता है उसमें पाया जाता है। और लास्ट वाला पॉइंट, यूज्ड फॉर, ऐसे लिखेगा, यूज्ड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक और चीज़ इसमें लिख लीजिए कि ये रिजर्व फूड होता है सनफ्लावर फैमिली का। रिजर्व फूड होता है ये सनफ्लावर फैमिली का। एक और पॉइंट इसमें लास्ट में, अगर यहाँ तक लिख चुके हैं तो लिख लीजिएगा, इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय बॉडी। इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, इसमें डैश करके लिखेगा 30 to 35 फ्रक्टोज यूनिट होती है इसमें। 30 to 35 फ्रक्टोज। इसका मतलब समझ रहे हो प्रशांत? फ्रक्टोज यूनिट क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट कि इनुलिन इज मेड अप ऑफ 30 to 35 फ्रक्टोज यूनिट। मीन्स कितने लोगों को नहीं समझ में आई ये बात? भाई सीधी बात है ना कि फ्रक्टोज से मिलकर बना है, तो 30 से 35 फ्रक्टोज से मिलकर हमारा क्या बन रहा है? इनुलिन बन रहा है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये तो एकदम सिंपल बात है। हो गया? फूल होते हैं, प्लांट होते हैं। डहेलिया का फूल नहीं देखा कभी? है? नहीं देखा? अब तुम फूल की दुकान पे जाओ, तुम लोग को तो देखना चाहिए। तुम लोग जब जाते हो कहीं पे भी, जैसे मान लो जू जाते होगे, तो हर जगह क्या होता है, पेड़ों पे, प्लांट्स पे नाम लिखे होते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, हम लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी सेल्फी खींच के चले आते हैं, लेकिन आसपास नहीं देखेंगे कि हमारे आसपास क्या होता है। प्रॉब्लम ये है। पूरे जू में या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह जाएंगे, साइंस सेंटर गए हो कभी? हैं? गए हो? अब इसके बाद में बात करेंगे इस बात पे। डेक्स्ट्रिन नेक्स्ट, इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। इसको क्या लिखना है कि ये डेक्स्ट्रिन क्या होता है? इंटरमीडिएट, बस ऐसे लिखेगा, डेक्स्ट्रिन डैश इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है?
हर्षित, माल्टोज। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कर दें। माल्टोज है क्या? क्या है माल्टोज? हाँ, कुछ एक ही बचा होगा। डाइसैकेराइड होता है। पहली शुगर थी जब पढ़ाना शुरू किया था डाइसैकेराइड, उसमें वो तो मैं, तुमने बोला ना डाइसैकेराइड, तो हम तुमको चेक कर रहे थे। माल्टोज 2 ग्लूकोज के से मिलकर नहीं बना था। सबसे पहला स्ट्रक्चर कितने लोग ने कल जाके प्रैक्टिस किया? इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर नहीं प्रैक्टिस किया, करा था, याद क्यों नहीं है? वो तो लैक्टोज होता है। सुक्रोज किससे मिलकर बना है? चलो आज बहुत फायदा है 2 घंटे की क्लास का। सुक्रोज किससे मिलकर बना है? बताए सही हो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सही है, वेरी गुड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डेक्स्ट्रिन ग्लूकोज एंड माल्टोज आर फॉर्म। मतलब कि ये कह रहा है कि जब डेक्स्ट्रिन टूटता है तो क्या देता है? ग्लूकोज एंड माल्टोज। इससे क्या पता चल रहा है हमारा? ये पूरा का पूरा डेक्स्ट्रिन भी किससे मिलकर बना होगा? ग्लूकोज से ही तो मिलकर बना होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ने पे ये क्या दे रहा है? ग्लूकोज, माल्टोज। माल्टोज भी हमारा 2 ग्लूकोज से ही मिलकर बना है। तो आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे डेक्स्ट्रिन डैश करके इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। फिर उसके बाद ऑन हाइड्रोलिसिस, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। इट ऑल्सो अकर्ड एज, फिर उसके बाद बस इतना लिखेगा, स्टोर्ड फूड इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इस पर, अभी करा भी देती हूँ तुम लोग मैं 1-2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड। Inulin is a polymer of ऑप्शन एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। समझ में आया? क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे बन रहा है, देखो। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ डाइसैकेराइड, इट इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल। सेकेंड, third, it does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecule. It break down when iodine reacts with it. Very good, very good. थर्ड वाला वही है ना कि स्टार्च हेलिक्स बना रहा था जिसमें जाके आयोडीन बाइंड कर जा रहा था, जबकि इसमें नहीं करेगा बाइंड। तो ये इसका सही वाला ऑप्शन है। It does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules. ठीक है? Which one of the following is non-reducing sugar? Option first, maltose. Second, sucrose. प्रशांत बताएंगे। थर्ड, lactose. फोर्थ, ribose 5-phosphate. जल्दी, कितने लोगों को पता है इसका आंसर? हाथ खड़ा करें। अरे भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? हाँ, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ऑप्शन माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, राइबोज 5-phosphate। इसका आंसर तो एक्सपेक्टेड था मुझे। दो तो बता ही दिए, एक तो निकलेगा ही, सुक्रोज ही तो था। तो फिर इतना क्या कंफ्यूजन आ गया? तो इसी तरीके से
क्वेश्चन कैसे बना के देगा भाई? अब क्वेश्चन में तुमको अगर सुक्रोज पता है तो तुम्हें राइबोज 5 फॉस्फेट देखना ही क्यों है? वो तो राइबोज 5 फॉस्फेट दे रहा है, मैं मान लो लिख दूँ रेविनोज, मैं लिख दूँ रेविनोज, बहुत सारी शुगर है, मैं रेफिनोज लिख दूँ, मैं जाइलुलोज लिख दूँ, मैं बहुत जितनी शुगर है किसी का भी नाम लिख दूँ, तब फिर तुमको तो उससे मतलब है ना जो सही आंसर है। मतलब तुम राइबोज 5 फॉस्फेट देखोगे तो नहीं भाई, जो 2 है वो हमने आपको बता दिया। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में जितना है उतना ही तो पूछेगा, उससे थोड़ा बहुत आगे पूछेगा, वो हम बता रहे हैं ना कि क्या पूछेगा। एक ट्री हेलोज बता दिया, तो ट्री हेलोज तो ऑप्शन में था ही नहीं। सुक्रोज और सबसे मैंने जब मैं यहाँ पे कराती रहती हूँ तो मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हवा में थोड़ा ना तीर मारती हूँ मैं। जब मैंने बोला कि सुक्रोज पूछेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो मैंने कुछ सोच के बोला होगा ना। राइबोज 5 फॉस्फेट आ गया तो राइबोज 5 फॉस्फेट देखेंगे। हो गया, करो। मैम पेन का कलर चेंज कीजिए। ओके बेटा, चेंज कर रहे हैं पेन का कलर। मैम रेड कलर इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है बेटा, ठीक, चेंज कर रहे हैं। इस वाली स्लाइड में सिर्फ एक वाइट कलर ही सही दिखता है। हो गया। हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन, और ये हमारे क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, होमोपॉलीसेक्राइड की, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड की। ठीक है। एक पैक्टिन होता है, पैक्टिन कहाँ पढ़ा था तुम लोग ने? कहाँ पढ़ा था? सेल्स में कहाँ पढ़ा था? किसी को याद है ऑनलाइन वालों में से? अनाहिता और हाँ, सेल वॉल, सेल वॉल, मिडिल लैमेला, पैक्टिन। हेडिंग डालिएगा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है। फिर उसमें लिखिएगा कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, जो सिंगल मोनोमर से बने होते हैं, मतलब जो सिंगल सब यूनिट, जैसे ग्लूकोज से ही मिलकर बना है क्या हमारा, सेलुलोज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया हमारा, पैक्टिन हो गया, कॉन्ड्राइटिन हो गया, हेपेरिन हो गया, तो ये सब डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, फर्स्ट वाला डालिए हेडिंग हाइलुरोनिक एसिड, फिर इसको लिखिएगा फाउंड इन विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई, अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है, ये जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ। बस यहाँ तक लिखिए, पहला पॉइंट ऐसे बनाइए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट एज लुब्रिकेटिंग, मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं, चिपचिपा टाइप का कह सकते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट, एक्ट एज act as lubricating agent। थर्ड पॉइंट, also occurs in animal cell coat as binding, also found in binding material
ब्रैकेट में एनिमल सीमेंट की तरह काम करता है, एनिमल सीमेंट की तरह काम करता है। कॉन्ड्राइटिन कनेक्टिव टिश्यू, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। हेपेरिन एंटी कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करता है। एनिमल सीमेंट यहाँ पे लिखा है ना, एनिमल सीमेंट की तरह काम करता है ये। कॉन्ड्राइटिन कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। और हमारा हेपेरिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पता है, जैसे तुम लोगों ने सेल पढ़ लिया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पता है किसको बोलते हैं? यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू और में सारे चीज़ें होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कभी टर्म सुना है? क्या होता है पता है किसी को? जैसे ये जो सेल है, सेल और सेल के बीच में कुछ मटेरियल होता है ना, जैसे आर्थराइटिस सुना होगा, आर्थराइटिस हो जाता है लोगों को एक एज के बाद में, तो क्या होता है उनके बीच में जो सेल्स के बीच में जो हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये क्या होता है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है एज के साथ में। इसीलिए कहते हैं कि क्या मिल्क पीना चाहिए, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कैल्शियम और ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती हैं। तो उसी में ये सब हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। क्या? कॉन्ड्राइटिन हो गया, ठीक है? तो अगर ये सारी चीज़ें जैसे नहीं होंगी तो क्या होता है हमारा, जब कनेक्टिव टिश्यू विद द एज लॉस होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली एज पे ही कैल्शियम लेते रहना चाहिए, ठीक है? आजकल वो क्या करते हैं कि इंजेक्शन भी देते हैं डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के, अगर वहाँ पे कम हो, क्योंकि खुद सोचो ना, जैसे सेल किसी चीज़ से चिपकी हुई है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से चिपकी हुई है, वो चीज़ ख़त्म होने लगी तो रगड़न होगी ना, तो चलने में दिक्कत होगी। हो गया? आगे बढ़े। बहुत आगे मुझे प्रोटीन लिपिड सब खत्म करना है। प्रोटीन तो ख़त्म ही कर, लिपिड तो ख़त्म ही करना है। चले 2 मिनट। पेक्टिन्स, देखो पेक्टिन आ भी गया। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट, ठीक है? पेक्टिन कहाँ है, कहाँ पाया जाता है हमारा? सेल वॉल में। फर्स्ट पॉइंट लिखते जाइए इसके साथ साथ। सॉल्ट्स ऑफ पेक्टिन्स हमारे क्या होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स फॉर्म मिडिल लैमेला इन प्लांट्स, एज इट इज लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लांट सीमेंट, बस इसके आगे थर्ड पॉइंट में सिर्फ इतना लिखेगा, प्लांट सीमेंट, दैट्स इट। बस इतना पता होना चाहिए कि प्लांट सीमेंट है, कॉल्ड एज तो होता ही है। हो गया? वीडियो से नोट करिएगा आप लोग, बहुत कर रहे हैं। म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है? क्या? अच्छा ये हेमीसेलुलोज, तो इसको भी लिख लीजिएगा कि ये स्टोर्ड मटेरियल होता है इसमें, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ से हेमीसेलुलोज विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, वाइट होता है, हार्ड होता है, थोड़ा तो तुम लोग नोट ही डाउन कर लेना। अब इसमें भी ये भी
बोल के बताएं कि ये वाइट होता है, हार्ड होता है, साइनी होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये नोट डाउन कर लेना, हो जाएगा ना। स्लाइमी पॉलीसेक्राइड होते हैं ये, म्यूको पॉलीसेक्राइड विद, और ये क्या करते हैं, पहले इसमें ऐसे लिख लेना, स्लाइमी पॉलीसेक्राइड, स्लाइमी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये हमारे, बाइंड करते हैं प्रोटीन्स एंड वाटर्स, it has capacity to bind। अब अभी नहीं लिखोगे तुम लोग, फिर अभी टाइम लगाओगे, जब हम लिखते हैं तो खुद बैठे रहते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ तो है नहीं, तो साथ साथ में लिखा करो। एंड वाटर इन प्लांट्स म्यूसिलेज इज कॉमन म्यूकोपॉलीसेक्राइड। बस इसमें इतना लिखना है कि प्लांट म्यूसिलेज कॉमन पॉलीसेक्राइड। हम आधा लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना, हम वो कॉपी मत करना। वहाँ पे हिपैरिन भी था, आगे हिपैरिन था, आगे लिखा था हिपैरिन। एक और चीज़ इसमें लिखना, अगार सुना है, अगार क्या होता है? नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। एग्रोज जेल सुना है? तो एग्रोज जेल जो हम बनाते हैं वो हम क्या करते हैं, अगार जो होता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल, वो हम आइसोलेट करते हैं, तो वो अगार क्या होता है हमारा, म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। उसी से हम एग्रोज जेल बनाते हैं। जब बायोटेक नहीं पढ़ा होगा अभी, यानी कि तुम लोग ने, तो अगार क्या होता है याद रखना, जब वहाँ पे पढ़ाएंगे बायोटेक तो पूछेंगे। अगार होता है हमारा म्यूकोपॉलीसेक्राइड, जिसको हम आइसोलेट करते हैं किससे, ये होता है हमारा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया होता है, जिससे हम आइसोलेट करते हैं और क्या बनाते हैं, एग्रोज जेल। और एग्रोज जेल का वर्क क्या होता है, डीएनए आइसोलेशन के लिए, ठीक है। इतना याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं, ये याद रहेगा ना कि अगार जो है म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। हाँ तो बस ठीक है। हाँ नहीं, पैरिन वाले में नहीं लिखना है, बस यहीं पे ऐसे कंटिन्यू करो। फोर्थ पॉइंट नहीं, एग्जाम्पल करके लिखो। एग्जाम्पल, अगार एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड होते हैं ये हमारे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलिडियम। जब इसको बनाते हो तो ये इसका पूरा जेल बन जाता है, इसीलिए ये जो लिखा हुआ है ना म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ग्रेसिलेरिया। हाँ क्या, प्लांट म्यूसिलेज मतलब कि जैसे कुछ स्लाइमी जैसे चिपचिपी जैसे लेयर होती है, उस टाइप का। जैसे म्यूकोपॉलीसेक्राइड मतलब इसमें जितने भी आएंगे थोड़े थोड़े जेली सब्सटेंस आएंगे। तो अगार इसका एग्जांपल क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि अब देखो जो हम लोग जब डीएनए आइसोलेट करते हैं, अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है, जाके देख लेना, नेट पे तो होती है पिक्चर्स अवेलेबल, एग्रोज जेल डाल के देखना। तो जब हम एग्रोज अगार सीवीड से जो ये होते हैं हमारे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इनसे आइसोलेट करते हैं, लैब में होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, एग्रोज जेल बनाते हैं अपना। और जो डीएनए आइसोलेट करते हैं बहुत फेमस है बायोटेक की फील्ड में और बायोलॉजी की फील्ड में होता है बहुत ज़्यादा फेमस, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रोज जेल हम किस लिए यूज़ करते हैं, डीएनए आइसोलेशन। तो बेसिकली म्यूकोपॉलीसेक्राइड में जितने भी सब्सटेंस आएंगे वो जेली टाइप के होंगे, मतलब कि स्लाइमी लेयर, चिपचिपे लेयर के होंगे, ठीक है। एक सुना होगा इस सब गोल आते हैं ना, पेट खराब होता है
वो भी इसी में आता है, ठीक है। इस सब बोल रहे हैं ना, तो इसको लिखने को बस इतना ही लिख लो, इतना ही तुम्हारे काम का है। हो गया, बढ़े आगे। एक और लिख लो इसमें, एडिशनल है, आएगा आंसर, आएगा इससे क्वेश्चन तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। एनिमल म्यूकोपॉलीसेक्राइड कौन कौन से होते हैं हमारे? एनिमल म्यूकोपॉलीसेक्राइड ये होते हैं हमारे केराटिन सल्फेट होते हैं। केराटिन सल्फेट कहाँ पाया जाता होगा? अभी उस दिन बताया था केराटिन कहाँ पाया जाता है। वेरी गुड, याद है उसको। स्किन में पाया जाता है, और ये हमारा वैसे आईज में भी पाया जाता है, ठीक है। फिर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन ये भी वही है, एनिमल म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ये किस में पाया जाता है हमारा? ये भी हमारा पाया जाता है किसमें? कार्टिलेज मैट्रिक्स में पाया जाता है। ये कार्टिलेज बोन पढ़ा है, क्लियर? अंकित हो गया? किसको स्पेल कर दें? ग्रेसिलेरिया, GRACILLARIA, ग्रेसिलेरिया। फिर से लिख दें? पेन सही से बहुत अच्छा वर्क नहीं करता, जैसे पहली वाली स्लाइड्स पे वर्क करता था। देखना पड़ेगा इसको। एक तो एक ही पेन चलेगा वाइट कलर का। ठीक है, ये तो बना ही चुके थे तुम लोग। लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं हमारे? फैट्स या उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड की सबसे छोटी यूनिट क्या बताई थी मैंने सबसे स्टार्टिंग क्लास में, सेल की क्लास में बताया था? फैटी एसिड्स होते हैं सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स साथ साथ में लिखते भी चलो, ऐसे लिखना। लिपिड लिखना सबसे पहले, लिपिड फैट एंड इट्स डेरिवेटिव, बस इतना ही लिखना है इसमें। डेरिवेटिव, फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव। फर्स्ट, कंपाउंड ऑफ CHO बट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज नॉट 2:1। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज, मतलब ये भी CHO। क्या है CHO? तुम्हारा नाम क्या था बेटा? शेल। CHO क्या है? कितने लोगों को पता है? पता होगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ से आ गया? एल्डिहाइड तो फिर CHO मतलब देखो बहुत बेसिक चीज़ है। लिपिड होगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन है, सब में सबसे पहले मैंने क्या बताया कि CHO ग्रुप तो आएगा ही आएगा। और हम लोग जितने भी हैं अगर तुम देखोगे तो अभी इसीलिए कहा था स्ट्रक्चर देखो, जब स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा सब में CHO ही है, ठीक है। और एल्डिहाइड खुद भी CHO ही है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले जब इवोल्यूशन पढ़ोगे तो सबसे पहले CHO, हीलियम और ये हाइड्रोजन ही आया था, ठीक है। लिपिड्स, हाँ तो यहाँ पे लिख लो कंपाउंड्स ऑफ CHO, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट,
कंपाउंड ऑफ CHO, रेशियो ऑफ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2:1 नहीं होता है। ऑक्सीजन लेस। थर्ड, ये तो तुम लोग को पता होना चाहिए, तो इस पर तो हम क्वेश्चन पूछेंगे। लिपिड वाटर में सॉल्युबल होता है? होता है? नहीं होता है। लिपिड, बस इतना लिखना है, लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सॉल्वेंट ये मतलब सॉल्युबल किस में होता है ये? वेरी गुड। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल मतलब क्या होता है? विलायक, क्या होता है? विलयन है, घुलनशील। हाँ, घुलनशील होता है सॉल्युबल। वो तो सॉल्यूशन को विलयन बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत पता है हमको। सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं और सॉल्यूट को विलय बोलते हैं ना। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसको एज इट इज कर लेना यहाँ से। एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, हॉट अल्कोहल में, ईथर में, ठीक है। फिर लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म में हमारे पाए जाते हैं, ये हमारे प्रोटोप्लाज्म में एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स। लिपिड खुद ही, लिपिड आगे नॉट फॉर्म पॉलीमर ये नहीं बनाते हैं, नॉट फॉर्म पॉलीमर। ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट नंबर 5 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, स्पीड मैच करो मुझसे तुम लोग को तो कॉपी पे लिखना है, हमको तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के लिखना है। जितना हम लिख रहे हैं बस उतना ही लिखो, बाकी वीडियो जाके और चीज़ें NCERT दे के पढ़ लिया करो। लिपिड डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखिएगा, ठीक है। लिपिड डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अच्छा, मान लो कि जैसे कोई है, दो पर्सन्स हैं, कंपेयर करना। एक एकदम पतला दुबला इंसान है जिसके पास फैट एकदम नहीं है, ठीक है। एक है थोड़ा सा हेल्दी है, तो वो बहुत दिन तक, अगर वो कुछ दिन फास्टिंग भी कर लेगा तो क्या उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर आने वाला है? नहीं आने वाला है, बट कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जो एकदम दुबला पतला है, इसके पास फैट डिपोजिशन बिल्कुल है ही नहीं, तो उसकी सेहत पे और जो थोड़ा सा ओबेस है उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? साफ फ़र्क पता चल जाएगा ना। कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, लेकिन लिपिड को याद रखना कि लिपिड ऐसा होता है कि जो हमें हमेशा डबल एनर्जी देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा के ओबेस हो जाओ, लेकिन ये रहता है कि मतलब लिपिड अगर आपकी बॉडी में है तो कुछ दिन आप फास्टिंग कर भी लेंगे तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक। तो लिपिड प्रोवाइड मोर देन, बस लिपिड लिखिएगा, डैश हैव, लिपिड हैव डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इन एनिमल्स फैट्स आर एब्सेंट इन क्यूटेनियस लेयर, ये स्किन में पाई जाने वाली लेयर है। वर्क एज फूड रिजर्वायर एंड शॉक एब्जॉर्बर। इन एनिमल्स फैट्स आर एब्जॉर्ब, लिख लीजिए ये पॉइंट, सही है। एनिमल्स में जो फैट होता है वो सब क्यूटेनियस लेयर में पाया जाता है,
और ये वर्क करता है फूड रिजर्वायर की तरह, इसको एज इट इज पॉइंट को लिख लीजिए। एंड शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कि एब्जॉर्ब करता रहता है। भाई क्या है, एनिमल में जो ये फैट है ये हमारा एब्जॉर्ब होकर डिपॉजिट ही तो होता है। बस यहाँ तक लिखिए, फूड रिजर्वायर तक, इतना ही बहुत है। ठीक हो गया, लिख लिया। Lipid requires less space for storage as compared to carbohydrate because lipid molecules hydrophobic and condense. ये भी पॉइंट एज इट इज़ नोट कर लीजिए, सही है। मतलब लिपिड को लेस स्पेस की ज़रूरत होती है फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होता है और खुद में कंडेंस हो जाता है। हाइड्रोफोबिक होता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद आ रही है अब, हाइड्रोफोबिक होता था, ठीक है। एनिमल स्टोर मैक्सिमम, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये लिख लीजिएगा। लिपिड्स आर कॉल्ड फैट्स, ये भी लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑयल्स के पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है जबकि फैट्स के पास हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको कोई बता सकता है? ऑयल्स के पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? मेल्टिंग, कोई भी चीज़ मेल्ट कर रही है, हाँ मेल्ट कर रही है ना, तो ऑयल के पास मेल्टिंग पॉइंट लिखा है कि लोअर होता है एंड फैट के पास क्या होता है, हाइयर होता है। तेल जो होता है वो जल्दी उबलने लगता है। हाँ, ये तेल भी उबलता है। वो तो उबलने वाला बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे तो हमें मेल्ट करना है, किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं फैट है, फैट को घोल, मतलब फैट को अगर हम वो करेंगे, पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा हाई वो देना पड़ेगा, जबकि ऑयल को नहीं देना पड़ेगा। तो बस इसको एज इट इज़ ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सम लिपिड्स, क्या हो गया, सम लिपिड्स ऑल्सो हैव फॉस्फोर, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें ये क्वेश्चन बनेगा तो इस पे बस इतना लिखिएगा, लिपिड्स कंटेनिंग, लिपिड, वैसे इसमें आगे अभी इसमें इसको अच्छे से बताएंगे, लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरस, 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 मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग नीचे मत लिखना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लेसिथिन्स कहते हैं, लेसिथिन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बना है, इसको जाके नोट डाउन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेसिथिन और फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड है, ये बात याद रखना, बस इतना। फॉस्फोरस लाइक लेसिथिन, मतलब लिपिड्स, ऐसे लिपिड्स जिनके पास फॉस्फोरस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? लिपिड होते, देखो एक मिनट रुकना ज़रा, लिपिड होंगे हमारे, आएंगे लिपिड रिटेंटेट में आते हैं, वो होते वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब होते वो छोटे ही हैं, लेकिन वो रिटेंटेट में, मैंने कल भी बताया था, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेसाइकल में बना के अपने आप को पैक कर लेते हैं। उनका वेट आई थिंक मैंने बताया था 800 की कुछ इतना ही होता है, तो वो कंसीडर माइक्रोमोलिक्यूल में ही किए जाएंगे, लेकिन वो कभी भी अंदर सॉल्युबल फॉर्म में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो वेसाइकल फॉर्म में क्या करते हैं, अपने आप को पैक कर लेते हैं। क्यों वेसाइकल फॉर्म में पैक कर लेते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो वहाँ से वो वेसाइकल फॉर्म में पैक कर लेंगे इस वजह से, लेकिन कहे वो माइक्रोमोलिक्यूल जाएंगे, ठीक, क्योंकि साइज में तो छोटे ही होते हैं ना। हो गया, आगे बढ़े, हमको लिपिड प्रोटीन ख़त्म करना है आज, इसलिए हो जाएगा, लग नहीं रहा है, इसीलिए हम बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। अब वीडियो से नोट करना तुम लोग। होने वाला है। एक पॉइंट तो इसमें कट ही कर दिया था मैंने,
हो गया, डन है। तुम लोग आधी क्लास मेरी निकलवा देते हो ऐसे। फाइव एट बढ़े आगे। यहाँ पे एक डायग्राम फ्लो चार्ट बनाइएगा। मैं थोड़ा सा इस साइड में बना रही हूँ क्योंकि इधर मुझे इतनी स्पेस में कवर करना है। आप लोग ऐसे बीच में जैसे बनता है वैसे ही बनाइएगा। लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं ये? सिंपल लिपिड होता है, सिंपल लिपिड, फैटी एसिड, एफ ए लिख रहे हैं हम, तुम लोग लिखना फैटी एसिड, लिख दे पूरा, रहने तो लिख ही देते हैं। फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। सेकंड कौन सा होता है हमारा? कंपाउंड लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है। कंपाउंड लिपिड में क्या होता है हमारा? सिंपल लिपिड प्लस एडिशनल ग्रुप होता है। एडिशनल, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा ग्रुप, एडिशनल ग्रुप होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फेट। इसका एग्ज़ाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने आगे की स्लाइड में बताया था। डिराइव्ड, डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड सिंपल प्लस कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड दोनों वालों से मिलकर बने होते हैं ये। सिंपल प्लस कंपाउंड लिपिड दोनों से मिलकर बने हैं ये। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। हो गया, हो गया। कहाँ पे? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। देखो जो जो नहीं समझ में आया ये देखो, ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ठीक है। और क्या नहीं समझ में आया जल्दी बताओ, तब तक हम तुम लोग के लिए नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे। जल्दी बताओ, हो गया? ये चीज़ समझ में आई किसी को? ये कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल कोई मुझे बता सकता है? हिंट दे दूँ? पहली वाली स्लाइड में था, फर्स्ट वाली स्लाइड, इसके पहले मतलब इसकी जो प्रीवियस स्लाइड थी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिना देखे बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कंपाउंड लिपिड का। ध्यान से देखो, लिखा है सिंपल लिपिड प्लस एडिशनल ग्रुप, इन ब्रैकेट फॉस्फेट भी हो सकता है ग्रुप, कोलिन ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट है। और मैंने अभी ये भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, लेसिथिन बोला था, भूल गए? बादाम खाया करो तुम लोग, देख के बताने से क्या फ़ायदा। अब हेडिंग डालिएगा सिंपल लिपिड और न्यूट्रल फैट्स। हाँ देखिए, सिंपल लिपिड किससे मिलकर बने होते हैं हमारे? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड लिपिड में क्या होगा हमारा? सिंपल लिपिड होगा प्लस एडिशनल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है। वैसे क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप इसमें जुड़े होते हैं, लाइक फॉस्फेटिडिल कोलिन हो गया, ठीक है, फॉस्फेटिडिल कोलिन ग्रुप हो गया, सीरीन ग्रुप जोड़ दिया, एथनोलामीन ग्रुप जोड़ दिया। इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जितना होगा सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। एक मैं बता रही हूँ कि एडिशनल ग्रुप क्या क्या जोड़ सकते हैं, ठीक है, फॉस्फेट की जगह भी।
फिर डिराइव लिपिड हमारे किससे, नाम से ही पता चल रहा है, डिराइव पहले ही बताया था, सिंपल से भी और कंपाउंड लिपिड से भी ये आ रहे हैं, ठीक है। तो डिराइव लिपिड। अब हेडिंग डालिएगा सिंपल लिपिड एंड न्यूट्रल फैट्स। अब पहले देख लीजिए ये होते क्या हैं। दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड एल्कोहल। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा क्या है, एल्कोहल है। अभी आप आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ सिंपल लिपिड्स द एल्कोहल इज ट्राई हाइड्रोक्सी सुगर एल्कोहल कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि ज़्यादातर सिंपल लिपिड्स में क्या होता है, जो एल्कोहल ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी, मतलब कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उस पर, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूज़न इसमें? कन्फ्यूज़न मैंने क्या बताया इसमें, बस इतना लिखा है एस्टर्स, मतलब एस्टर बॉन्ड बना रहे होंगे। किससे मिलकर बनेंगे हमारे, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल से। और ज़्यादातर सिंपल लिपिड्स में क्या कह रहा है कि ज़्यादातर सिंपल लिपिड्स में क्या होगा हमारा, ग्लिसरॉल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल भी बोलते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 एल्कोहल के ग्रुप होते हैं हमारे किसके पास, ग्लिसरॉल के पास। कितनी बात क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? यहाँ से इतना समझ लो, आगे स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इतना क्लियर है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड लिंक्ड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। मतलब कि 3 मॉलिक्यूल हमारे फैटी एसिड के, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल से ऐड होते हैं। द लिंकेज इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। सच टाइप ऑफ लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। 3 molecules of water are released during formation of triglyceride। तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, फैटी एसिड ये है। अब यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखो, ठीक है। RCOH ये इसका क्या होता है, फैटी एसिड का क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर दिखा दिया गया। R ग्रुप यहाँ पे CH3 CH 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 करके बहुत लंबा होता है, वो जाके अपने बुक में देख लेना, ठीक है। फिर ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। क्या बताया था, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल पहला। यहाँ पे मुन चलेगा, 1 मिनट। पहला, दूसरा, तीसरा, ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया। इतनी कोई कंफ्यूजन है इसमें? ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्लिसरॉल है भैया। तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम लोग को तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? अंकित आगे आके बैठो, नहीं समझ में आया तो। समझ में आ गया ना? ट्राई हाइड्रोक्सी समझ में आ गया तुम लोग? अब ये क्या कह रहा था कि 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ठीक, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और 1 ग्लिसरॉल मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे, एस्टर बॉन्ड। और जो H2O है वो यहाँ से क्या, देखिए 3H2O निकल गया, ठीक। सिंपल लिपिड बना जिसको हमने बोला ट्राइग्लिसराइड। अच्छे अच्छे नाम आपको सुनने को मिलेंगे अभी। ये तो पहला नाम है ट्राइग्लिसराइड, ठीक, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम है ये। सिंपल लिपिड है ये ट्राइग्लिसराइड। अब इस पे क्वेश्चन हो सकता है ऐसे डायरेक्टली पूछा हुआ हो। ट्राइग्लिसराइड, चलो बाद में दे देंगे, इतनी बात क्लियर है हर्षित? क्या क्लियर है बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, आर साइड चेन है, साइड चेन, जहाँ पे भी आर लगा है साइड चेन। मतलब अब ये तुम जाके देखोगे तो ऐसे CH 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 करके लंबा क्या है, एल्किल ग्रुप भी है और आर वैसे भी, मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो कि आर एल्किल ग्रुप ही होगा। जाके देखना स्ट्रक्चर, देखना आर ग्रुप, तुम वो सही कह रहे हो कि वो एसिटिक एसिड में लिखा है 3 बार, इसको फैटी एसिड बोलते हैं। 1 मिनट जो हम देख लेते हैं, क्या कह रहे हो?
आर सिडोर ओ एच। आर क्या होगा? सिर्फ CH3 होगा, ये कह रहे हो तुम? अच्छा सिर्फ, ठीक है सुनो, सिर्फ CH3 होगा तो क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा। तो ये फैटी एसिड का फॉर्मूला होगा। NCERT है किसी के पास? तो एसिटिक एसिड नहीं बनाना है भाई यार यहाँ पे, वही तो मैं कह रही हूँ, समझो मेरी बात को। आर साइड चेन होता है बायो में, हम आर साइड चेन, पूरी केमिस्ट्री मत पढ़ो यहाँ पे। ये बात समझ लो कि केमिस्ट्री का बस इतना याद रखो कि वाटर निकल रहा है और जो है एस्टर बॉन्ड बन रहा है। ये याद रखना, आर जहाँ पे भी आ रहा है अभी तक जहाँ मैं पढ़ाती जाऊँगी वो साइड चेन है। जैसे कि जब तुम अमाइनो एसिड में देखोगे तो तुम वहाँ पे भी कहोगे कि ये मैम CH3 ग्रुप होगा। अब वहाँ पे भी हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, C होता है, H होता है, NHCOH होता है, NH2 होता है, R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी R साइड चेन होता है। तुम्हारे पास है ना, हाथ दिखाओ। नहीं मैम, ये दूसरी सब होता है बेटा। केमिस्ट्री ग्रुप है। अच्छा केमिस्ट्री ग्रुप, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइड चेन होगी। जब आज आप लोग जाके देखेंगे अपनी NCERT में तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। हो सकता है आगे दिया भी हो। ये देखो, इसमें अगर सिर्फ CH3 ग्रुप होता तो इतना लंबा स्ट्रक्चर आता? बहुत लंबी चेन होती है फैटी एसिड चेन में, पर CH2 पता नहीं CH करके ऐसे लंबा ग्रुप होता है उसमें, ठीक। तो अब ये समझ लो, ये यहाँ पे साइड चेन है, इसने दिखाया था 3 फैटी एसिड मिलकर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जब जुड़ रहे हैं तो एस्टर बॉन्ड बना के सिंपल लिपिड बना रहे हैं। सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड। बायो तो इतनी ईजी है, तब तुम लोग को पता नहीं क्यों टफ लग रही है। ट्राइग्लिसराइड होता है, CH2O निकल गया, काम खत्म, ठीक। ग्लिसरॉल इज ऑल्सो नोन एज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं इसको, याद रखना। सिंपल और डिफरेंट फैटी एसिड पार्टिसिपेट इन कंपोजिशन ऑफ अ फैट मॉलिक्यूल। सिंपल लिपिड्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। कौन कौन से फैटी एसिड्स होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है या हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड के पास क्या होता है? हमेशा डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड वाला ऑयल कौन सा वाला होगा? प्रशांत, ऑयल मतलब जो क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में होगा वो कौन सा होगा? सैचुरेटेड वाला कि अनसैचुरेटेड? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कर लीजिए। अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक होता है हम लोग का, जैसे कोकोनट, कोई भी ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल हो गया या घी नहीं, कोकोनट ऑयल हो गया या अरे कोई भी सरसों का तेल, जितने भी ऑयल होते हैं, ठीक है। हाँ, आंसर बता दिया। नहीं बताया लिखा है एग्जाम सैचुरेटेड फैटी एसिड। तब भी कोई अभी पकड़ नहीं पाया है। अभी कोई नहीं पकड़ पाया, हो सकता तुमने पकड़ लिया है। किसने किसने पकड़ दिया? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मतलब घी भी होगा जो थोड़ा सॉलिड होते हैं, जो फैट्स होते हैं, कि जो है क्या कहते हैं हमारा ऑयल होंगे। इससे पहले कभी पढ़ा है लिपिड? नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। तुमको पता है? तुमने देख लिया था, तुम कह रही आंसर पता चल गया मैम? बताओ जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर। हाँ, अनसैचुरेटेड होता है, यही तो पूछ रहे हो। और क्या पूछ रहे थे? जो घी होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है थोड़ा, ठीक है। वो तो जब तुम मेल्ट करोगे बहुत ज़्यादा, वो अब बहुत गर्मी हो रही है तब मेल्ट दिखेगा या तो, लेकिन जो तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी सैचुरेटेड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे थोड़े से सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जितने भी लिक्विड फॉर्म वाले होते हैं वो किस में आएंगे? अनसैचुरेटेड वाले। जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो किस में होगा? हमारा सैचुरेटेड में होगा। और जो भी डबल बॉन्ड वाले हमारे फैटी एसिड होते हैं वो हमेशा अनसैचुरेटेड में आएगा। एक और चीज़ यहाँ से होती है, क्या कॉन्सेप्ट इस पर क्या डेवलप होता है कि जैसे सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है,
तो सिंगल बॉन्ड वाले कॉम्पैक्ट होना आसान है, रेदर देन अब डबल बॉन्ड वाला तो किंक क्रिएट करेगा ना, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं तो वो दिक्कत क्रिएट करेंगे कॉम्पैक्टनेस में, इसलिए वो ऑयल फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहीं पे मान लो हम हर जगह डबल बॉन्ड लगा दें, हर जगह डबल बॉन्ड लगा दें, लगाना नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको कॉम्पैक्ट करना आसान रहेगा कि इसको कॉम्पैक्ट करना, क्योंकि भाई बॉन्ड है ना, ये है तो बॉन्ड ही, तो किसी चीज़ को सिंगल बॉन्ड वाले को कॉम्पैक्ट करना मतलब कॉम्पैक्ट करना आसान होगा कि डबल बॉन्ड वाले को, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड वाले को। तो इसी वजह से क्या होता है, वो थोड़े से सॉलिडिफाई होते हैं और ये क्या होते हैं, लिक्विडिफाई होते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, पहले समझ लो। One single bond, very important. Single bond are present between C and C atom. Double bond, DOUBLE, double bond also present with single bond between, मतलब कि अगर unsaturated fatty acid है तो मतलब डबल बॉन्ड वहाँ पर पाया जाएगा। Also known as non-essential fatty acid because they can be synthesized in animal body. So it is not essential to take them in the food. मतलब नॉन एसेंशियल वाले क्या होते हैं, हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होते रहते हैं, इसलिए उनको फूड में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लिपिड्स विद मोर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोस्टली प्रेजेंट, देखो लिखा है ना, सॉलिड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिर क्या है, ऑल्सो नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। दे कांट बी सिंथेसाइज, ये एनिमल बॉडी में सिंथेसाइज, जो भी चीज़ एसेंशियल है वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही, इसलिए हम उसको डाइट में लेंगे। यही कॉन्सेप्ट आगे चल के एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में भी आएगा। Lipids with more amount of unsaturated fatty acid are mostly present in liquid form at normal temperature like coconut oil, mustard oil, ठीक, इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे मेटाबॉलिकली दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ये क्या होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। सो मोस्टली डोंट पार्टिसिपेट, किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो हैव टेंडेंसी टू स्टोर इन एनिमल बॉडी में स्टोर, अब खराब फैट है, एक सुना होगा ना, गुड फैट बैड फैट, तो जो हम लोग ये अखरोट और ये सारी चीज़ खाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इसको हम किस में कंसीडर कर लेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल में, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये क्या करता है, ओबेसिटी कॉज करता है। सम अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल इन लीवर, दिस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ऑन इनर वॉल। अब सोचो, यहाँ से ही पता चल जाएगा कि क्यों हमें पिज़्ज़ा बर्गर कम खाना चाहिए, समझ गए, बैड फैट। इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा कि पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, ये तो तुम कह रहे थे ना क्या, R = CH3, 16 कार्बन के होते हैं ये फैटी एसिड, 18 कार्बन, 16 कार्बन, 14 कार्बन का भी शायद होता है, ठीक। स्टीयरिक एसिड, ये सीधे सीधे पूछा जाएगा कि कौन सा 18 कार्बन फैटी एसिड है, कौन सा हमारा पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, और ये 18 कार्बन, ठीक। ये क्या होते हैं, हमारे मेटाबॉलिकली हाईली रिएक्टिव, पार्टिसिपेट इन ऑल मेटाबॉलिक, उसका उल्टा हो गया। सो डोंट हैव टेंडेंसी टू स्टोर इन एनिमल बॉडी, सो नो ओबेसिटी भी नहीं कॉज करते, नो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब समझते ही होगे तुम लोग, नहीं समझते हो, हार्ट अटैक वटैक हो जाता है, ठीक है, कार्डियो वही कार्डियक, हाई ब्लड, नो हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता है। मोस्टली प्लांट फैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनके एग्जाम्पल क्या है, ओलिक एसिड, ठीक, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड के पास हमारा 20 कार्बन होता है, ठीक है।
ये वाले क्या है हमारे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये वाले हमारे क्या है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कॉन्जुगेटेड है कॉन्जुगेटेड। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा कॉन्जुगेटेड, इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग, नहीं तो फिर यहाँ तक कर लिया था नोट डाउन, ये कर लिया था फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, हो गया है, वीडियो से नोट कर लोगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ कर लिखना ही नहीं ना, ये वाला पॉइंट एज इट इज जाएगा। सिमिलर और डिफरेंट फैटी एसिड पार्टिसिपेट इन कंपोजिशन ऑफ, ये भी एज इट इज लिख सकते हो। सिंपल लिपिड्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, इसको भी एज इट इज लिख सकते हो। और ये वाला, और ये आपको पूरा बनाना पड़ेगा और ये याद भी होना चाहिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब हम आते हैं कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स पे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं हमारे, फॉस्फोलिपिड्स भी कहते हैं, फॉस्फेडाइट भी कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी कहते हैं। तीनों नाम आपको याद होने चाहिए और आपको ये भी याद होना चाहिए कि मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोग को पढ़ाया था कि वहाँ पर कौन सा लिपिड होता है। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। अब यही तो होता होगा फॉस्फोलिपिड। 2 मॉलिक्यूल्स, अब देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे क्या था 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। 1 ग्लिसरॉल H3PO4 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड, इतने से मिलकर क्या बना होता है हमारा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट एबेंडेंट टाइप ऑफ लिपिड्स इन प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स बोथ हाइड्रो, अब याद आ रहा है वो यहाँ से कोरिलेट करना, ऐसे बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से। एक मिनट, ऑनलाइन वालों को दिखेगा ही नहीं, वाइट पेन ही काम करता है इसमें, इस तरीके से। अब याद आया, अब कोरिलेट करना है यहाँ से। फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर एंड H3PO4 और एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये वाला जो हमारा क्या होगा, ये पोलर ग्रुप, याद आ रहा है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ये वाला क्या है, एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड, ये क्या है हमारी हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड, यानी जो फैटी एसिड चेन है वो कहाँ आ गई, आई अंदर के साइड में। कुछ याद आ रहा है, क्लियर है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, याद आया। ये अंकित याद आया बेटा, इस तरीके से याद आ रहा है। जब आज जाके तुम लोग एनसीईआरटी का वो डायग्राम देखोगे तुम लोग को और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देख के जरूर आना और कल कोई एनसीईआरटी लेके आना। फॉस्फो हम ले आते हैं अपनी, लेकिन मेरी वाली पूरी फट गई है। फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ, ये चीज़ हो गई सच मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक और यहाँ पे टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ, एम्फीपैथिक। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म बाय मॉलिक्यूलर लेयर इन सेल मेम्ब्रेन। एम्फीपैथिक मतलब समझते हो क्या? नहीं, एम्फीपैथिक मतलब किसी कोई है, जैसे ऐश्वर्या राय ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब उसके पास दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड ऐश्वर्या राय की तरह है। इसके पास जो है हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी है, ठीक है। मतलब हाइड्रोफिलिक का भी काम कर रहा है, हाइड्रोफोबिक, मतलब इसके पास दोनों चीज़ें हैं, एम्फीपैथिक है, ठीक। क्या हुआ, तुम लोग की फेवरेट थी क्या, हंसी आ गई? तो यहाँ से आपको नोट डाउन करना है फर्स्ट पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा, ये याद रखना कि इसको कॉन्जुगेटेड लिपिड्स को क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। क्वेश्चन सुनो कैसे बनेगा,
एक क्वेश्चन बना रही हूँ, इसका आंसर देगी सेल। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर ए लेसिथिन्स, बी कोलेस्ट्रॉल, सी फॉस्फोलिपिड्स, डी स्फिंगोसीन। आंसर बताइए इसका, 10 मिनट बाद मैं आंसर बताइए। ब्रेक दे दीजिएगा। ठीक ठीक, आंसर बताइए, आंसर जल्दी आंसर बताइए। हाँ, थर्ड वाला, वेरी गुड। तो ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलिएगा नहीं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ से, और फॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट, थर्ड पॉइंट ये हो गया आपका, फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको एज इट इज़ नोट डाउन करिएगा। फोर्थ पॉइंट, कॉन्जुगेटेड एंड और कंपाउंड लिपिड्स, ये तो पता ही है। सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स आर एज फॉलोइंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लेसिथिन्स और फॉस्फेटिडिल कोलिन। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फॉस्फेटिडिल लेसिथिन, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। देखो, जब ये मत कहना ये सुना ही नहीं था मैम। लेसिथिन्स इज फॉस्फेटिडिल, फॉस्फेटिडिल, सीरीन, कोलिन, एथनोलामीन, फॉस्फेटिडिल, आइनोसिटॉल, फॉस्फेट। बताओ, लेसिथिन इज, अरे आंसर बता दो सही, सामने ही तो लिखा हुआ है भाई, हम तो क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। कौन सा हो गया? सेकंड, ठीक है। क्या फॉस्फोटिडिल कहाँ पे लिखा? फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फोटिडिल, आइनोसिटॉल, फॉस्फेट। और कुछ ये फॉस्फोटिडिल लिखा है बेटा। अरे उतना तुम तो जो है, हाँ तो वो तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी लिख दिया है। तुम यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा। अब ये देख लो, नाइट्रोजनस कंपाउंड इन लेसिथिन इज, क्या है इसमें? कोलिन है, ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या है लेसिथिन में? सोनू, नाइट्रोजनस कंपाउंड लेसिथिन में कल पूछेंगे। कोलिन। तुम लोग जो है, कितना बच्चा हुआ है? 4 बचे हुए, कर दें? चलो कल कर देंगे, जल्दी में बनाने का। बताओ तो करा दें। देखो ग्लाइकोलिपिड्स, इधर देखो, ग्लाइकोलिपिड्स भी कॉन्जुगेटेड लिपिड होते हैं। उसमें एक फैटी एसिड होता है स्फिंगोसीन। देखो वहाँ पे ग्लिसरॉल था, ग्लाइकोलिपिड में स्फिंगोसीन मेन चेन आ जाएगी। और क्या है हमारा? गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सेरिब्रोसाइड, जो कि वाइट मैटर की तरह पाया जाता है हमारा ब्रेन में, और गैंग्लियोसाइड जो कि नर्व गैंग्लिया और स्प्लीन में पाया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों के, जहाँ तक मैं बोल रही हूँ, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। डिराइव्ड लिपिड, थर्ड टाइप का लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, जो बताया था। डिराइव्ड लिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, क्या होते हैं ये? इनसॉल्युबल इन वाटर,
बट ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्टेरॉइड्स इनके एग्जाम्पल्स हैं। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? टेट्रासाइक्लिक इनकी रिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है साइक्लोपेंटो, ये पूरा नाम लिख लेना, याद कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, स्टेरॉल्स और स्टेरॉन्स। स्टेरॉल्स क्या होते हैं? एल्कोहलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। देखिए अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ना। कोलेस्ट्रॉल एबेंडेंटली अकर्स इन ब्रेन, नर्वस टिश्यू, एड्रिनल, मतलब ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, आगे कल कंप्लीट कर लेंगे। ये एज इट इज़ जाएगा, ये दोनों चीज़ें कल आगे पढ़ा देंगे। दोनों चीज़ें यहाँ तक आप लोग को पूरा नोट्स कंप्लीट कर लेना है। कल ये दोनों स्लाइड्स पढ़ाने के बाद प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर एंजाइम, प्रोटीन और एंजाइम तो बचेगा। अब आप लोग किस स्पीड में चल रहे हैं ये आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को।